चैप्टर नंबर 5, सौदेबाजी की 6 शैलियाँ। सौदेबाजी कई तरीक़ों से की जा सकती है, लेकिन आपको इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि आप सौदेबाजी की किस तरह की शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आपको इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि आप सौदेबाजी की किस तरह की शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस परिणाम की कोशिश कर रहे हैं। जीत हार की सौदेबाजी। पहली शैली को जीत हार की सौदेबाजी कहा जाता है। यह तब होती है जब पहले पक्ष यानी पार्टी ए को वह मिल जाता है जो वह चाहता है और दूसरे पक्ष यानी पार्टी बी की हार हो जाती है। यह टाइप 1 सौदेबाजी का लक्ष्य है। जैसा अध्याय 3 में बताया गया है, यह सौदेबाजी वह नीति है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब जिंदगी में केवल एक ही बार उस पक्ष से अनुबंध करना हो। यहाँ आप सबसे ऊंचे भाव पर बेचना चाहते हैं या सबसे कम भाव पर खरीदना चाहते हैं। इस तरह की सौदेबाजी में आपका ध्यान मित्र बनाने या दीर्घकालीन संबंध बनाने पर केंद्रित नहीं होता, यह तो सर्वश्रेष्ठ संभव सौदा हासिल करने पर पूरी तरह केंद्रित होता है। आपको खास परवाह नहीं होती कि सामने वाला भाव या शर्तों से नाखुश या असंतुष्ट है। आपका लक्ष्य तो बस जीतना होता है। जाहिर है कि इस तरह की सौदेबाजी अतिरिक्त व्यवसाय या समझौते की ओर नहीं ले जाती है, सिवाय कुछ खास मामलों के, जैसे जब आप तुरंत पैसा पाने के लिए अपनी जायदाद गिरवी रख रहे हो। इस मामले में साहूकार की जीत होती है, क्योंकि वह सामान की सिर्फ आंशिक कीमत ही देता है, जबकि सामान गिरवी रखने वाले व्यक्ति की हार होती है, क्योंकि उसे आंशिक कीमत ही मिलती है। सौदेबाजी की दूसरी शैली है हार जीत की सौदेबाजी। यह जीत हार की सौदेबाजी के विपरीत है। सरल भाषा में कहे तो यह पहली शैली के ठीक उलट है। दूसरे पक्ष यानी पार्टी बी को वह मिल जाता है जो वह चाहता है और पार्टी ए की हार हो जाती है। बी की आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती है, जबकि ए की आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं होती है। सौदेबाजी की इस नीति का इस्तेमाल तब किया जाता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे को विरोधी मानते हैं, जब किसी भी साधन से हराना हो। हार हार की सौदेबाजी। तीसरी नीति है हार हार की सौदेबाजी। इस स्थिति में दोनों ही पक्ष एक ऐसे सौदे पर दाखिल होते हैं जिससे दोनों में से कोई भी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि किसी भी पक्ष को उतना नहीं मिलता जितना उसे उम्मीद थी। इस तरह की सौदेबाजी के बाद अक्सर विरोध, शत्रुता और बहसबाजी होती है। मिसाल के तौर पर पति घर आता है और पत्नी से कहता है, आज रात बाहर डिनर करने चलते हैं, आप कहाँ चलना चाहोगी? वह जवाब देती है कि सी फूड पसंद करेगी। पति कहता है कि वह सी फूड से तंग आ चुका है और वह इतालवी भोजन पसंद करेगा। पत्नी कहती कुछ समय से बहुत ज़्यादा इतालवी भोजन हो चुका है, इसलिए उसमें उसकी कोई रुचि नहीं है। शांति बनाए रखने के लिए आखिरकार चाइनीज़ भोजन करने पर सहमत हो जाते हैं, जो उन दोनों में से कोई भी खास तौर पर नहीं चाहता है। लेकिन इस मामले में यह एकमात्र कारगर समझौता नजर आता है। यह हार हार की सौदेबाजी है। पत्नी को वह नहीं मिला जो वह चाहती थी, पति को वह नहीं मिला जो वह चाहता था, लेकिन वे सौदेबाजी के परिणामों को इसलिए स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उन्हें कुछ नहीं के बजाय कुछ तो मिल रहा है। समझौते की सौदेबाजी। चौथे प्रकार की सौदेबाजी को समझौता कहा जाता है। समझौता सौदेबाजी में दोनों ही पक्षों को कुछ मिलता है और इसलिए वे बेहतर स्थिति में होते हैं, लेकिन दोनों में से किसी भी पक्ष की आवश्यकताएं पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती है। सौदेबाजी के अंत में दोनों ही पक्षों के मुंह का स्वाद कसेला रहता है। वे इतने प्रसन्न तो नहीं होते कि अनुबंध करने से इनकार कर दे, लेकिन वे सौदेबाजी के परिणामों को लेकर खास रोमांचित भी नहीं होते हैं। कोई सौदा नहीं वाली सौदेबाजी। पांचवी शैली को कोई सौदा नहीं वाली सौदेबाजी कहा जाता है। इस स्थिति में आप सामने वाला दोनों ही अपनी स्थितियों, आवश्यकताओं और हितों को बताते हैं। बातचीत करने पर पाते हैं कि आप किसी सहमति पर नहीं पहुंच सकते। आप दोनों बहुत दूर हैं। आप असहमत होने के लिए सहमत हो जाते हैं। आप कटुता या अप्रसन्नता के बिना अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। आप दोनों के सामने चर्चा का दरवाज़ा खुला रहता है, जिससे आप स्थितियों के बदलने पर दोबारा सौदेबाजी शुरू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक खास सामान खरीदना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला बहुत ज़्यादा भाव मांग कर रहा है। आप कम भाव का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन सामने वाला उस भाव पर देने से इनकार कर देता है। आप इससे ज़्यादा देना नहीं चाहते और वह उसे कम बेचना नहीं चाहता। कोई सौदा नहीं होता। जीत जीत की सौदेबाजी। अंत में आता है सर्वश्रेष्ठ किस्म का सौदा, यानी जीत जीत की सौदेबाजी। यही आपका लक्ष्य है, जीत जीत की सौदेबाजी।
दोनों ही पक्षों को यह महसूस होता है कि वे जीत गए हैं। दोनों ही पक्षों को महसूस होता है कि उन्होंने एक बेहतरीन सौदा कर लिया है। दोनों ही पक्ष खुश और संतुष्ट होते हैं। दोनों ही अपने वादे निभाने के लिए उत्सुक होते हैं। दोनों इसी आधार पर आगामी सौदे करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। ज़्यादातर मामलों में जीत जीत सौदेबाजी के लिए एक तीसरे विकल्प पर पहुंचने की ज़रूरत होती है, जो उन दोनों के शुरुआती विकल्पों से बेहतर होता है। दोनों ही पक्ष जब सौदेबाजी में प्रवेश करते हैं तो उनके मन में विचार, हित और स्थितियाँ भरी होती है। अक्सर उन्हें यह एहसास होता है कि इतने अलग अलग विकल्पों में समझौता नहीं हो सकता, लेकिन फिर उन्हें एक तीसरा विकल्प मिलता है जो ज़्यादातर मामलों में उन दोनों के सोचे हुए विकल्प से भिन्न होता है जब वे सौदेबाजी करने के लिए वहाँ आए थे। जीत जीत की सौदेबाजी तब होती है जब तीसरा विकल्प उन दोनों विकल्पों से श्रेष्ठ साबित होता है जिनके साथ दोनों पक्ष चर्चा करने के लिए टेबल पर बैठे थे। परस्पर लाभ के समाधान की तलाश करें। कुछ साल पहले मैं टाउन काउंसिल के सदस्यों से 330 घरों के लिए रियल इस्टेट डेवलपमेंट अनुबंध पर सौदेबाजी कर रहा था। मेरे ग्राहकों ने शहर के कोने पर जायदाद खरीदी थी और सब डिवीज़न की डिजाइनिंग का पूरा काम कर लिया था, लेकिन टाउन काउंसिलिंग सीवेज, सड़कें, पहुंच मार्ग, बिजली, पानी आदि प्रदान करने के लिए प्रति भूखंड के $10,000 यानी तब के हिसाब से कुल मिलाकर $3.3 मिलियन मांग कर रही थी। इसे यह राशि नकद चाहिए थी और वो भी तुरंत। इसकी मांग अतार्किक नहीं थी क्योंकि इसे नए सब डिवीज़न में सुविधाएं देने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना था। समस्या यह थी कि मेरे ग्राहकों के पास इतना नकद पैसा नहीं था। जब यह लग रहा था कि हम एक अंधी गली में पहुंच गए हैं और मेरे ग्राहक सोचने लगे थे कि सौदा उनकी उंगलियों से फिसल रहा है, तो मैंने परस्पर लाभ के लिए एक समाधान का प्रस्ताव रखा। मैंने कहा, ऐसा लगता है कि अंतिम बिंदु का संबंध $3.3 मिलियन से है। मेरा समाधान यह है कि हम यहाँ इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम आपको $3.3 मिलियन देंगे, जैसा आपने आग्रह किया है। फिर मैंने आगे कहा कि पिछले 3 दिनों से हम यहाँ जिन मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, हम उस हर चीज़ से सहमत हो जाएंगे जिनमें नगर पालिका को $3.3 मिलियन देना शामिल है, लेकिन हमें आपसे एक छोटी सी रियायत चाहिए। हम आपसे यह मांग करते हैं कि आप इस बात के लिए तैयार हो जाए कि जब आप प्रति भूखंड $10,000 की दर से $3.3 मिलियन तब लें जब हम उन्हें घर बनाने वालों और डेवलपर्स को बेचें। कमरे में खामोशी छा गई। आखिर मेयर ने खामोशी तोड़ी। उन्होंने कहा, देखिए, जाहिर है हम पूरा पैसा तुरंत और एक मुश्त पसंद करते, लेकिन भूखंड बेचना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है तो हम आंशिक भुगतान के लिए तैयार हैं। सौदा हो गया। मैंने आपको यह कहानी इसलिए बताई क्योंकि जब आप जीत जीत वाला समाधान खोजते हैं तो इस तरह की चीज़ बार बार होती है। लीक से हटकर सोचने के लिए तैयार रहे। पूरी तरह स्पष्ट कर ले कि सौदे में हर पक्ष को अनिवार्यतः क्या चाहिए। फिर देखें क्या आप उन दोनों लक्ष्यों को हासिल करने का कोई ऐसा तरीका नहीं खोज सकते जिससे हर व्यक्ति खुद को विजेता महसूस करे। धन्यवाद।